जब मुंबई की अपराधी जगत में हाजी मस्तान का प्रभाव कम हो रहा था, तभी मुंबई की भीड़ भरी गलियों से एक पुलिस हेड कांस्टेबल का बेटा एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में उभरा। वह इतना निडर और साहसी था कि मात्र 19 वर्ष की आयु में उसने न केवल हाजी मस्तान को लूटने की योजना बनाई, बल्कि बाद में करीम लाला की पठान गैंग से सीधा टकराव लेकर मुंबई की सड़कों पर गैंग युद्ध की आग भी भड़का दी। इस खूनी संघर्ष में करीम लाला की पठान गैंग ने उसके बड़े भाई की हत्या कर दी। अपने भाई की इस क्रूर हत्या ने उसे और भी निर्दयी बना दिया। इसके पश्चात उसने पठान गैंग के सदस्यों को चुन चुनकर मौत के घाट उतारा। यहाँ तक कि अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए करीम लाला के भाई को भी मार डाला। धीरे धीरे पूरे अंडरवर्ल्ड में उसके किस्से फैलने लगे। उसने डर का ऐसा साम्राज्य स्थापित किया कि उसके नाम से पूरी मुंबई थर्राने लगी। उसने स्मगलिंग, रंगदारी और मैच फिक्सिंग जैसे अवैध धंधों से करोड़ों रुपए कमाए। वह बॉलीवुड की फिल्मों में अपने काले धन का निवेश करता था और बड़े-बड़े निर्माताओं तथा अभिनेताओं से हफ्ता भी वसूलता था। जो उसे पैसे देते थे, उनकी जान बख्श दी जाती थी, लेकिन जो इनकार करते, उनकी दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती थी। लेकिन जब उसे लगने लगा कि वह पुलिस के शिकंजे में आ सकता है, तो वह भारत से भागकर पहले दुबई और फिर पाकिस्तान में जा छिपा। भारत के बाहर रहते हुए उसके कारनामों ने अपराध की सीमाएं लांघ दी और आतंकवाद की नई परिभाषा गढ़ दी। उसने 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट जैसे भयानक आतंकी हमले करवाकर पूरे भारत को हिला दिया था। उसका आपराधिक साम्राज्य सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने दुनिया भर के लगभग 15 देशों में अपने नेटवर्क फैलाकर हथियारों की तस्करी और टेरर अटैक जैसे गंभीर अपराधों को अंजाम दिया। उसके खौफ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत और अमेरिका ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया हुआ है और उसके ऊपर $25 मिलियन का इनाम रखा गया है। फेमस मैगजीन फोर्ब्स ने उसे एक समय पर वर्ल्ड टॉप 10 मोस्ट वांटेड की लिस्ट में तीसरे नंबर पर रखा था। यह कहानी है मुंबई अंडरवर्ल्ड के सबसे कुख्यात डॉन दाऊद इब्राहिम खासकर की, जिसने कभी आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़ दी थी, छोटी मोटी चोरियों से अपराध की दुनिया में कदम रखा और फिर पूरे अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बन गया। दाऊद इब्राहिम, उसका भाई अनीस इब्राहिम और टाइगर मेमन को घातक विस्फोटों की योजना बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतिम फैसले में दोषी ठहराया था। दाऊद इब्राहिम एक ऐसा डॉन है जिसका साम्राज्य केवल उपमहाद्वीप तक ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में फैला हुआ है। साल 1955 में इब्राहिम खासकर नाम का एक व्यक्ति, जो पेशे से हेड कांस्टेबल था, अपनी पत्नी अमीना के साथ एक दिन निराले शाह बाबा से मिलने गया। निराले शाह बाबा ने भविष्यवाणी की कि उनके 6 बेटे होंगे और उनमें से दूसरा बेटा भविष्य में बहुत प्रसिद्ध और धनी व्यक्ति बनेगा। कुछ महीनों बाद 26 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में इब्राहिम खासकर के घर दूसरे बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम दाऊद इब्राहिम खासकर रखा गया। दाऊद के जन्म के बाद उसके पिता अपने परिवार के साथ मुंबई के डोंगरी इलाके में बस गए। उन दिनों मुंबई में अंडरवर्ल्ड की माफिया हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन मुदलियार का नाम था। एक हेड कांस्टेबल होने के बावजूद इब्राहिम खासकर के इन अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ अच्छे संबंध थे। करीम लाला के साथ उनकी इतनी गहरी दोस्ती थी कि जब दाऊद का जन्म हुआ तो उसने खुशी में एक बड़ी पार्टी रखी। उस समय करीम लाला को यह अंदाजा भी नहीं था कि जिस बच्चे के आगमन की खुशी में वह आज उत्सव मना रहा है, वही आगे चलकर उसके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बनेगा। दाऊद के जन्म के बाद इब्राहिम खासकर के 10 और बच्चे हुए। इतने बड़े परिवार का भरण पोषण करना उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा था। इसके बावजूद इब्राहिम खासकर ने दाऊद को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास किया। दाऊद उनका दूसरा बेटा था और उन्हें निराले शाह बाबा की भविष्यवाणी पर पूरा विश्वास था कि एक दिन उनका यह बेटा बड़ा होकर कुछ महान करेगा। इसलिए जहां उन्होंने अपने अन्य बेटों को नगर पालिका विद्यालयों में और बेटियों को उर्दू माध्यम के विद्यालयों में दाखिला दिलाया, वहीं दाऊद का प्रवेश मुंबई के एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में करवाया गया ताकि उसे सर्वोत्तम शिक्षा मिल सके। दाऊद के छठी कक्षा में पहुंचने तक उनके घर की स्थिति सामान्य थी, लेकिन हालात तब अचानक खराब हो गए जब 1966 में उसके पिता को एक हाई प्रोफाइल हत्या के मामले को ना सुलझाने के कारण कुछ अन्य पुलिसकर्मियों के साथ सस्पेंड कर दिया गया था। इस घटना के कारण दाऊद का परिवार संकट से घिर गया। घर की आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ गई कि कई बार उन्हें भूखा भी रहना पड़ा। इस मुश्किल दौर में दाऊद की पढ़ाई बीच में ही छूट गई। इसी बीच उसकी दोस्ती कुछ अन्य स्थानीय लड़कों से हो गई जो चोरी और ठगी जैसे अपराधों में लिप्त थे। उनके साथ जुड़ने के बाद दाऊद भी धीरे धीरे उसी आपराधिक मार्ग पर चलने लगा। केवल 14 वर्ष की आयु में उसने पहली बार चोरी की। उसने एक व्यक्ति के पैसे चुराए। हालांकि यह बात जल्द ही उसके पिता तक पहुंच गई। उस दिन उन्होंने उसे सुधारने के लिए जमकर पीटा, लेकिन दाऊद में कोई सुधार नहीं आया और वह जल्द से जल्द अधिक धन कमाने के लालच में अपराध की दुनिया में और गहराई तक उतरता चला गया।
इसके बाद दाऊद और उसके दोस्तों ने मिलकर एक दुकान खोली, जहां वह विदेशी घड़ियां बेचने के बहाने लोगों को ठगा करते थे। इस प्रकार छोटी मोटी चोरी और धोखेबाजी के कार्यों में लिप्त रहते हुए दाऊद धीरे धीरे आसपास के क्षेत्रों में गुंडे के रूप में जाना जाने लगा। उसका संपर्क स्थानीय गैंगस्टरों से बढ़ने लगा। कुछ समय बाद वह स्थानीय डॉन बासु दादा के गिरोह का हिस्सा बन गया। दाऊद के सपने बड़े थे, इसलिए जैसे ही उसके पास थोड़ी शक्ति और पहचान आई, वह अपने बॉस बासु दादा को ही चुनौती देने लगा। एक दिन किसी बात को लेकर बासु दादा ने दाऊद के पिता और उसके बड़े भाई शब्बीर कासकर का सरेआम अपमान किया। यह बात दाऊद को इतनी बुरी लगी कि उसने न केवल बासु दादा को खुलेआम जान से मारने की कोशिश की, बल्कि अपने दोस्तों की मदद से उसके पूरे साम्राज्य को तबाह कर दिया। धीरे धीरे दाऊद गैंगस्टरों की दुनिया में अपना कद बढ़ाता जा रहा था। 1970 के दशक में उसने कुछ समय के लिए हाजी मस्तान के लिए भी काम किया। हालांकि उसे हाजी मस्तान कभी शहर पर राज करने का असली हकदार नहीं लगा, क्योंकि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मस्तान ने स्वयं कभी किसी हिंसा का सहारा नहीं लिया। इसके बावजूद हाजी मस्तान का अंडरवर्ल्ड से लेकर बॉलीवुड तक दबदबा था। हाजी मस्तान की यह लोकप्रियता दाऊद को अंदर ही अंदर खटकती थी, और वह भी वैसा ही रुतबा हासिल करना चाहता था। उसे पता था कि यदि उसे अपराध की इस दुनिया में सबसे बड़ा बनना है, तो उसे इस क्षेत्र के सबसे बड़े खिलाड़ी को हराना होगा। इसलिए हाजी मस्तान का कभी शिष्य रहा दाऊद इब्राहिम उससे भी टकराने को तैयार हो गया। उसे सही अवसर तब मिला जब एक बार मस्तान ने दाऊद के दो दोस्तों को पठान गैंग से पिटवा दिया। अब दाऊद हाजी मस्तान से अपने दोस्तों की पिटाई का बदला लेना चाहता था। इसी बीच उसे पता चला कि हाजी मस्तान की 5 लाख रुपए से भरी एक अटैची मरीन लाइन से होते हुए मालाबार हिल्स जाने वाली है। दाऊद ने मस्तान के इसी काले धन को लूटने की योजना बनाई। उस समय दाऊद की उम्र सिर्फ 19 साल थी। फिर भी वह इतना निडर था कि उसने रास्ते में गाड़ी रोककर उस अटैची को लूट लिया। लेकिन वह इस धंधे में अभी नया था, इसलिए उससे एक बड़ी गलती हो गई। दरअसल वह पैसा हाजी मस्तान का नहीं, बल्कि मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक का था। बैंक का पैसा लूटकर दाऊद ने सीधे पुलिस को चुनौती दे दी थी। इस मामले की जांच कर रही पुलिस टीम में उसके पिता इब्राहिम कासकर भी शामिल थे। जब इब्राहिम कासकर को पता चला कि इस डकैती का सरगना कोई और नहीं बल्कि उनका अपना बेटा है, तो उन्होंने दाऊद को अपनी पुलिस बेल्ट से पीटा और उसे थाने ले जाकर बड़े पुलिस अधिकारियों के सामने अपने बेटे के गलत कामों के लिए क्षमा मांगी। क्योंकि उसके पिता ने स्वयं उसे आत्मसमर्पण करवाया था, इसलिए वह कुछ ही दिनों में रिहा हो गया। इस अपमान और पिता की मार का भी दाऊद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और जेल से बाहर आने के बाद उसने ऐसे ऐसे कारनामे किए कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया में उसका नाम गूंजने लगा। 1970 के दशक के आखिरी सालों तक दाऊद और उसके भाई शबीर ने बासु दादा के करीबी रहे खालिद पहलवान के साथ हाथ मिलाकर अपना खुद का गिरोह बना लिया, जो आगे चलकर डी कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी बीच हाजी मस्तान ने अंडरवर्ल्ड छोड़कर राजनीति में प्रवेश कर लिया था, जिससे दाऊद को स्मगलिंग, रंगदारी और सोने के व्यापार पर अपनी पकड़ मजबूत करने का अवसर मिल गया। दाऊद की स्मगलिंग में बढ़ती पकड़ से करीम लाला काफी परेशान रहने लगा था, क्योंकि पहले इन धंधों पर पठान गैंग का कब्जा था और अब उसे अपने कारोबार में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। इससे जल्द ही दाऊद इब्राहिम और करीम लाला के बीच गैंग वॉर छिड़ गई। मुंबई की सड़कों पर आए दिन गोलियां चलने लगी। दोनों गैंगों के बीच बात इतनी बिगड़ गई कि समझौता कराने के लिए हाजी मस्तान को बीच में आना पड़ा। कुछ दिनों तक दोनों गिरोह शांत रहे, लेकिन कुछ समय बाद वे फिर आमने सामने आ गए। इसी बीच एक बार करीम लाला और उसके गुंडों ने दाऊद को पकड़ लिया और उसकी बेरहमी से पिटाई की। यह घटना दाऊद के लिए केवल शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक तौर पर भी एक बड़ा अपमान था, और इसी ने उसकी दुश्मनी को और भी व्यक्तिगत बना दिया। अगले कुछ सालों तक डी कंपनी और पठान गैंग के बीच यह सत्ता संघर्ष जारी रहा। दोनों गिरोह के सदस्य एक दूसरे की जान लेते रहे, लेकिन साल 1981 आते आते दाऊद का गिरोह पठान पर भारी पड़ने लगा। करीम लाला यह देखकर परेशान हो गया और उसने उस समय के एक और उभरते डॉन मान्य सुरवे से हाथ मिला लिया। उसने मान्य सुरवे को दाऊद के बड़े भाई शबीर कासकर को मारने का काम सौंपा। मान्य सुरवे और उसके गुंडों ने मौका मिलते ही 12 फरवरी 1981 को शबीर कासकर की हत्या कर दी। अपने भाई की हत्या की खबर सुनकर दाऊद इब्राहिम बुरी तरह से आग बबूला हो गया। उसके लिए अब यह सिर्फ गैंग वॉर नहीं, बल्कि व्यक्तिगत प्रतिशोध बन चुका था। उसने बदला लेने की ठान ली और इस बार उसने पुलिस का सहारा लिया। दाऊद ने पुलिस को मान्य सुरवे गैंग और पठान गैंग की गतिविधियों की अंदरूनी जानकारी लगातार देना शुरू कर दी। उसकी सटीक जानकारी के कारण पुलिस ने मान्य सुरवे के लोगों को एक एक करके या तो गिरफ्तार कर लिया या मुठभेड़ में मार गिराया। उसके कई लोग तो डर के मारे दाऊद के साथ जा मिले। इसी के साथ मान्य सुरवे साल 1982 में एक पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। लेकिन दाऊद का अभी भी करीम लाला से हिसाब चुकता करना बाकी था। वह अपने भाई की मौत का बदला करीम लाला के भाई की मौत से लेना चाहता था।
इसी बीच करीम लाला के भतीजे समद खान ने किसी बात पर दाऊद के भाई नूरा को पीट दिया था। दाऊद को यह कतई बर्दाश्त नहीं हुआ और 4 अक्टूबर 1984 को जैसे ही समद खान अपनी प्रेमिका शिल्पा से मिलकर उसके फ्लैट से लौटा, दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन और अब्दुल हमीद ने उसके शरीर पर 19 गोलियां दागकर उसकी जान ले ली। दाऊद यही नहीं रुका और उसने आखिरकार 1986 में करीम लाला के भाई अब्दुल रहीम खान को भी बेरहमी से मारकर अपना प्रतिशोध पूरा कर लिया। इस तरह दाऊद ने धीरे धीरे अपने सभी विरुद्ध गिरोह को एक एक करके या तो समाप्त कर दिया या बहुत कमजोर कर लिया और अंडरवर्ल्ड पर अपना नाम स्थापित कर लिया। दाऊद का मुंबई, गुजरात और दमन में इलेक्ट्रॉनिक सामान, ड्रग ट्रैफिकिंग, चांदी और सोना जैसे कई कीमती सामानों की तस्करी पर कब्जा हो गया और वह इस नेटवर्क से करोड़ों की कमाई करने लगा। इसी बीच साल 1986 में दाऊद इब्राहिम ने मुंबई की एक युवती जुबीना जरीन से शादी कर ली। दाऊद इब्राहिम का क्रिकेट से भी गहरा नाता था। वह सिर्फ क्रिकेट देखने का शौकीन नहीं था, बल्कि क्रिकेट सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग जैसे अवैध धंधों में भी उसकी मजबूत पकड़ थी। मैचों के दौरान उसे अक्सर वीआईपी स्टैंड में देखा जाता था। साल 1986 में शारजहां में भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मैच होना था। मैच से पहले दाऊद इब्राहिम भारतीय अभिनेता महमूद के साथ भारतीय ड्रेसिंग रूम तक पहुंच गया। उसने भारतीय खिलाड़ियों के सामने खुद को एक व्यवसायी के रूप में पेश करते हुए कहा कि यदि भारत फाइनल जीतता है तो वह प्रत्येक खिलाड़ी को एक एक टोयोटा कोरोला कार उपहार में देगा। उस समय भारतीय कप्तान कपिल देव प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर गए हुए थे, लेकिन जैसे ही वह ड्रेसिंग रूम में वापस लौटे, उन्होंने गुस्से से पूछा, यह आदमी कौन है? इसे अभी यहाँ से बाहर निकालो। मजबूरन दाऊद इब्राहिम को मुंह लटकाए ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलना पड़ा। इस दौर में दाऊद का धीरे धीरे बॉलीवुड में भी दबदबा कायम हो गया था। बॉलीवुड के बड़े बड़े अभिनेता और निर्देशक अंडरवर्ल्ड के खौफ के साए में जीवन बसर करते थे। दाऊद बड़े प्रोडक्शन हाउस में पैसा लगाता था और बदले में अपनी पसंदीदा अभिनेता और अभिनेत्री को फिल्म में कास्ट करता था। अपना रोब दिखाने के लिए वह कई फिल्म निर्माताओं और फिल्म सितारों से हफ्ता भी वसूलता था। जो पैसा नहीं देते थे, दाऊद उसे या तो मरवा देता था या फिर उसे डर के साए में जीने को मजबूर कर देता था। इसी दौरान दाऊद इब्राहिम का नाम कई बॉलीवुड सुंदरियों के साथ भी जुड़ा और उसके प्रेम प्रसंग के किस्से भी खूब मशहूर हुए। साल 1985 में जब राज कपूर ने अपनी फिल्म राम तेरी गंगा मैली में नीली आंखों वाली मंदाकिनी को लॉन्च किया, तो पूरे देश में उस नई अभिनेत्री की चर्चा होने लगी। दाऊद भी मंदाकिनी पर मोहित था और उस दौरान कई रिपोर्टरों में दाऊद और मंदाकिनी के बीच अफेयर होने के दावे भी किए गए। हालांकि उस वक्त तक बात दब गई, लेकिन कुछ सालों बाद दुबई के एक स्टेडियम में दोनों की साथ वाली कुछ तस्वीरें मीडिया के सामने आई। इन तस्वीरों में दोनों एक साथ मैच देखते हुए बेहद करीब नजर आ रहे थे। इसके बाद मंदाकिनी को दाऊद की प्रेमिका कहा जाने लगा था। साल 1986 में जब दाऊद अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपने चरम पर था, उसी दौरान उस पर पुलिस का शिकंजा भी कसना शुरू हो गया। पुलिस कमिश्नर एस सोमन ने दाऊद को पकड़ने के लिए फ्री वारंट जारी किया और पुलिस को उस पर नकेल कसने की पूरी छूट दे दी। दाऊद पर हत्या, रंगदारी और तस्करी सहित कई आरोप थे। वह भी समझ चुका था कि अब मुंबई में रहना उसके लिए कठिन है, इसलिए उसने अपने परिवार और कुछ करीबी सहयोगी के साथ भारत छोड़ने का फैसला किया। एक रात क्राइम ब्रांच की टीम ने दाऊद को पकड़ने के लिए डी कंपनी के मुख्यालय पर छापा मारा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस विभाग के भीतर से मिली मुखबरी के चलते दाऊद इब्राहिम उस समय तक भारत छोड़कर दुबई भाग चुका था। इसके बाद दाऊद इब्राहिम दुबई से ही अपने गुर्गों के माध्यम से मुंबई को नियंत्रित करने लगा। वह न केवल मुंबई पर नियंत्रण कर रहा था, बल्कि दुबई में रहते हुए उसने भारत के अलावा अन्य देशों में भी अपने पैर जमा लिए थे। उस समय डी कंपनी में उसके लिए छोटा राजन, छोटा शकील और शरद शेट्टी जैसे लोग काम करते थे। डी कंपनी में दाऊद की स्थिति नंबर 1 पर थी और छोटा राजन नंबर 2 पर था। लेकिन छोटे शकील को छोटा राजन का दूसरे नंबर पर होना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह स्वयं दाऊद का सबसे करीबी बनना चाहता था, इसलिए वह और उसके करीबी लोग अक्सर छोटा राजन के खिलाफ दाऊद के कान भरते रहते थे। एक दिन दुबई की एक पार्टी में शरद शेट्टी ने दाऊद से कहा, आपके अधीन काम करते हुए छोटा राजन अपनी एक अलग टीम बनाता जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन यही आपके लिए खतरा बन जाए। इसके बाद बात यहाँ तक पहुंच गई कि दाऊद इब्राहिम अपने दाहिने हाथ माने जाने वाले छोटा राजन को डी कंपनी की महत्वपूर्ण योजनाओं से भी दूर रखने लगा। उसी दौरान 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों की भीड़ ने अयोध्या में मौजूद बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। इसके बाद पूरे देश में तनाव और हिंसा का माहौल छा गया। जगह जगह दंगे भड़क उठे और मुंबई में भी हिंसा का माहौल बन गया। टाइगर मेमन और दाऊद इब्राहिम इसका बदला लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने साथ मिलकर मुंबई को दहलाने की योजना बनाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भी भारत को चोट पहुंचाना चाहती थी। हालांकि आईएसआई ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए
अपनी योजना में दाऊद इब्राहिम, उसके भाई अनीस इब्राहिम और टाइगर मेमन को शामिल कर लिया। हालांकि दाऊद ने अपने दाहिने हाथ माने जाने वाले छोटा राजन को इस आतंकी हमले की पूरी योजना से दूर रखा था। इसके बाद 1993 में आईएसआई ने पाकिस्तान से आरडीएक्स, राइफल्स और ग्रेनेड के कुछ खेप गुजरात भेजे और 12 मार्च 1993 की दोपहर महज 2 घंटे 10 मिनट के अंदर मुंबई 12 भीषण धमाकों से दहल उठी। इन विस्फोटों में लगभग 257 लोगों की मौत हुई और 700 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह भारत में अब तक का सबसे खतरनाक और भयानक आतंकी हमला था, जिसमें दाऊद इब्राहिम की एक बड़ी भूमिका थी। बाद में इसमें शामिल कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन दाऊद इब्राहिम हाथ नहीं आया। वह इस हमले के बाद दुबई से भागकर पाकिस्तान में जा छिपा, जहां पाकिस्तान ने उसे पूरी सुरक्षा प्रदान की। 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट के बाद दाऊद ने पाकिस्तान से अपनी आपराधिक गतिविधियों को जारी रखा। पुलिस की कड़ी निगरानी के बावजूद उसने अपने गुर्गों के माध्यम से मुंबई में अपना खौफ बनाए रखा। बॉलीवुड में भी उसका डर जो का त्यों बना हुआ था। ना तो उसकी गुंडागर्दी कम हुई और ना ही उसके प्रेम प्रसंगों के किस्से पर कोई रोक लगी। साल 1997 में प्रसिद्ध संगीत निर्माता और टी सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार की हत्या भी दाऊद के आदमी अब्बू सलेम ने करवाई थी। अब्बू सलेम गुलशन कुमार से हर महीने 5 लाख रुपए की रंगदारी की मांग कर रहा था, लेकिन गुलशन कुमार ने धमकियों के बावजूद पैसा देने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि इससे बेहतर होगा कि वह पैसा माता वैष्णो देवी के भंडारे में दान कर दे। भारत से बाहर रहकर भी दाऊद का बॉलीवुड फिल्मों को फंड करना जारी रहा। साल 2001 में आई फिल्म चोरी चोरी चुपके की फंडिंग को लेकर भी आरोप लगे थे। तो दोस्तों, यह थी कहानी दाऊद इब्राहिम की, जो एक जमाने में मुंबई के अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा नाम था, जो आज अक्सर कराची में माना जाता है। उसके खिलाफ कई देशों के कानूनी दावे और सेक्शन अब भी मौजूद है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल जुर्म की बात को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।